भूतिया गुड़िया पार्ट 3। वाह मम्मी, ये कितना सुंदर घर है। क्या अब हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, कैसा लगा आपको अपना नया घर? बहुत अच्छा है मम्मी, और बड़ा भी। हाँ मम्मी, मैं और भैया अब घर में खूब खेला करेंगे। अरे, मुझे कोई थैंक यू बोलेगा कि नहीं? और दोनों बच्चे अपने पापा से आकर लिपट जाते हैं। आज का दिन बहुत खास है। बड़ी मेहनत के बाद नताशा और विक्रम ने ये घर खरीदा है और अब उन्हें लगता है कि शायद ही अब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब अपना घर भी ले लिया और बच्चे भी खुश हैं। सिम्मी और विक्की दोनों जुड़वा बच्चे हैं। नताशा और विक्रम जॉब करते हैं। बच्चे भी अब 7 साल के हो गए और आपस में ही खेल लिया करते थे। अपने नए घर के लिए नताशा और विक्रम ने घर में हवन रखवाया, पर जिस पंडित जी को उन्होंने बुलाया था वह बीमार हो गए और सिम्मी भी बीमार हो गई। सिम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में हवन का काम, मेहमानों की देखभाल। मैं भी पंडित जी को फोन कर रहा हूँ, पर उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। क्यों ना हम ये हवन कुछ दिन बाद करा लें? ठीक कहती हो तुम नताशा, हम कुछ दिन बाद ही हवन करा लेते हैं। जब से नए घर में आए हैं आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? कुछ अजीब नहीं। क्या सिमी पहले कभी बीमार नहीं हुई? तुम ज्यादा मत सोचो, सब अच्छा ही चल रहा है। और इस तरह नताशा और विक्रम इन घटनाओं को महज इत्तेफाक समझकर भूल गए। एक दिन की बात है, सिम्मी और विक्की घर में ही बॉल से खेल रहे थे। कभी सिम्मी विक्की की ओर बॉल फेंकती, कभी विक्की सिम्मी की ओर बॉल फेंकता। पर एक बार जैसे ही सिम्मी ने बॉल विक्की की तरफ फेंकी, बॉल बाउंस नहीं हुई और बीच में एकदम रुक गई। और बॉल रुकने के बाद भी बॉल जमीन पर टकराने की आवाज आ रही थी, पर बॉल तो एक जगह पर ही थी। देखो विक्की, ऐसा मजाक करना बंद करो, वरना शाम को मम्मी पापा ऑफिस से आएंगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे सिमी, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है, बॉल खुद रुकी है। और विक्की शिकायत लगाने की बात पर रोने लगता है, क्योंकि विक्की ने कोई शैतानी नहीं की थी। सिम्मी थोड़ी समझदार थी। उसने विक्की को चुप कराया और बॉल लेकर वह दोनों अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। सिम्मी और विक्की पढ़ ही रहे थे कि बॉल के जमीन पर टकराने की आवाज आने लगी। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो बॉल फिर वहीं मिली जहां से बॉल को सिम्मी ने उठाया था। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। शाम को जब नताशा और विक्रम घर आते हैं तो दोनों बच्चे सारी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। बेटा, मैंने कितनी बार कहा है कि आप डरावनी मूवी मत देखा करो। पर पापा, हमने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी है, हम सच कह रहे हैं। बॉल रुक गई थी और आवाज भी आ रही थी। ठीक है, बहुत हो गया, अब चलो डिनर करते हैं। नताशा विक्रम को कुछ नहीं कहती, क्योंकि कई दिन से नताशा को अच्छा फील नहीं हो रहा था और बच्चों की बात सुनकर नताशा की बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन भी जब बच्चे ड्राइंग रूम में खेल रहे थे तो बाहर आंगन में लगा झूला खुद हिलने लगा। विक्की की नजर खिड़की से उस झूले पर पड़ी। देखो सिमी, झूला हिल रहा है। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर झूले पर है कौन? चलो बाहर चलकर देखते हैं, नया दोस्त भी मिल जाएगा खेलने के लिए। पर मम्मी पापा ने मना किया है ना, उनके बिना बाहर जाने को। अरे सिमी, हम बाहर 2 मिनट के लिए ही तो जाएंगे, फिर भागकर वापस आ जाएंगे। सिम्मी भी थी तो आखिर बच्ची ही। दोनों बच्चे गेट खोलकर जैसे ही आंगन में जाते हैं, झूले पर तो कोई नहीं होता। दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। विक्की और सिम्मी दोनों बहुत डर जाते हैं, पर सिम्मी साहस दिखाते हुए आवाज लगाती है, कोई है यहाँ? कौन झूला झूल रहा था यहाँ? विक्की और सिम्मी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कोई आवाज नहीं आती, पर उनके आंगन का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और भाग कर आ जाते हैं। खिड़की से देखते हैं, पेड़ के सारे पत्ते झड़ रहे होते हैं जैसे कोई जादू हो। शाम को जैसे ही नताशा और विक्रम घर आए, दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट कर रोने लगे। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं?
इस बार बच्चों को रोता देख विक्रम भी बहुत परेशान होता है। तब सिम्मी अपने मम्मी पापा को सारा किस्सा सुनाती है। तब विक्रम घर के आंगन में, रूम में, ड्राइंग रूम में सब जगह कैमरा लगवाने की बात रखता है। इस पर नताशा बोलती है, हाँ ठीक कह रहे हो, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले रही हूं, आप भी कल छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, मैं कल छुट्टी ले लेता हूं और ये सारा काम भी करा लूंगा। बच्चों ने भी उस दिन स्कूल की छुट्टी कर ली। सुबह सबने साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद विक्रम कैमरा लगाने वाले कारीगर से बात करने बाहर जाता है। मम्मी पापा को घर में ही देखकर बच्चे बहुत सुकून महसूस करते हैं और ड्राइंग रूम में खेलने लगते हैं। इसी बीच नताशा किचन का काम खत्म करके बच्चों के पास आती है और बोलती है, बच्चों आप यहीं ध्यान से खेलो, मैं आंगन में पेड़ से गिरे पत्तों को इकट्ठा करके आती हूँ। ओके मम्मी। दोनों बच्चे फिर से खेलने में बिजी हो जाते हैं। नताशा आंगन में जाकर देखती है कि पत्ते चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जैसे ही नताशा आंगन में झाड़ू लगाती है, बीच में कुछ जमीन में जैसे कुछ गड़ा हो महसूस होता है। पत्ते हटाने पर किसी खिलौने का पैर नजर आया। नताशा ने मिट्टी हटाकर देखा तो एक सुंदर गुड़िया थी। गुड़िया को बाहर निकालते ही एकदम काले बादल आ गए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नताशा वो गुड़िया लेकर भाग कर आ गई। अचानक आई बारिश से नताशा हैरान तो होती है पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसी रात की बात है। विक्की और सिम्मी अपने अपने बेड पर सो रहे होते हैं। तभी विक्की की आंख किसी चमकदार चमक से खुलती है। वह उठकर खिड़की से देखता है कि जैसे आंगन में लगा पेड़ जल रहा हो। पूरे पेड़ में आग लगी है और वो गुड़िया जो आज आंगन में मिली थी उसी पेड़ पर बैठी है और झूला भी तेज तेज हिल रहा होता है। यह सब देखते ही गुड़िया में से एक परछाई आती है और विक्की में घुस जाती है। आत्मा के घुसते ही विक्की की आंखें लाल हो जाती हैं। आवाज में ऐसा लगता है जैसे दो लोग बोल रहे हों। तभी सिम्मी की आंख खुलती है। विक्की को खिड़की के पास खड़ा देख सिम्मी बोलती है, अरे विक्की, तुम वहां क्यों खड़े हो? सोते क्यों नहीं? विक्की पेड़ को घूरते हुए बोला, मैं सो जाऊंगा, तुम सो जाओ। सिम्मी नींद में थी इसलिए विक्की की आवाज पर ध्यान नहीं दिया और सो गई। विक्की नीचे किचन में गया और पानी पीकर कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह सबसे पहले विक्रम ने कैमरे की क्लिप चेक करनी चाहिए और जैसे ही नताशा और विक्रम ने क्लिप देखी दोनों दंग रह गए। वो देखते हैं कि अंधेरे में विक्की सीढ़ियों से उल्टा होकर चल रहा है और जहां जहां चल रहा है वहां पीछे पीछे फर्श पर खून जैसे निशान बन रहे हैं। पानी पीकर वह उड़कर अपने रूम में जाता है। नताशा जोर जोर से रोने लगती है। मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ है, आज तक देखो हम हवन भी नहीं करा पाए हैं। तुम ठीक कहती हो, न जाने बच्चे दिन में कैसे अकेले रहते होंगे। मुझे बच्चों पर यकीन करना चाहिए था। बच्चों के उठने से पहले ही विक्रम अपनी माँ को कॉल करते हैं जो रामपुर नाम के गांव में रहती थी। सारी बात बताने पर विक्रम की माँ बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ पहाड़ियों के ऊपर की तरफ एक प्रसिद्ध बाबा रहते हैं, वो जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। फोन पर बात करने के बाद विक्रम की माँ पहाड़ी वाले बाबा को लेकर विक्रम और नताशा के पास पहुंचती हैं। गाड़ी से उतरते ही बाबा को आभास हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जैसे ही बाबा ने घर की तरफ देखा उनको लगा जैसे घर पर कुछ खतरा मंडरा रहा है, जैसे कोई बुरी शक्ति घर पर कब्जा किए बैठी हो। घर के अंदर जाकर विक्रम और नताशा माँ और बाबा को वो रात की वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इतना डरावना दृश्य देखकर बाबा और विक्रम की माँ दंग रह जाते हैं। ये तो बहुत गंभीर हालत है। आपको नहीं लगता आपने मुझे बुलाने में देर कर दी? हमें माफ कर दीजिए बाबा, मुझे लगा बच्चे बचपना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि हमें ये लापरवाही इतनी महंगी पड़ेगी। बाबा जी कुछ भी करिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। विक्रम की माँ नताशा को संभालते हुए बोलती हैं, तुम दिल छोटा मत करो, अब बाबा आ गए हैं, सब ठीक कर देंगे। और बाबा पूरे ड्राइंग रूम में घूम कर देखते हैं।
ठीक वहीं रुक जाते हैं जहां बॉल बार बार रुक जाती है। क्या हुआ बाबा जी? यहां नीचे क्या है? यहां तो कुछ भी नहीं है, नीचे घर की नींव है। बाबा उसी जगह इशारा करते हुए बोलते हैं। यहां खुदाई करो। विक्रम तुरंत खुदाई करता है। वहां पर नीचे मिट्टी में कुछ जली हुई कार के हिस्से व ओम का एक लॉकेट मिलता है। बाबा, यहां तो सिर्फ जले हुए गाड़ी के हिस्से व एक ओम का लॉकेट है। बाबा ने लॉकेट पकड़ा और अपनी दिव्य दृष्टि से उस लॉकेट से जुड़ी सारी घटनाएं देख ली। आंख खोलते ही उन्होंने कहा, गुड़िया कहाँ है? नताशा हैरान होती है और बोलती है, आपको कैसे पता कि हम कल ही एक गुड़िया लाए हैं? ऐसा कहते हुए नताशा ने गुड़िया बाबा को दे दी। फिर बाबा ने कहा कि मुझे ढेर सारे नींबू, हरी मिर्च चाहिए और साथ में हल्दी भी। नताशा जल्दी से किचन से सारा सामान ले आती है। बाबा हल्दी का एक चक्र बनाते हैं और चारों तरफ नींबू मिर्ची का घेरा बनाते हैं। बीच में एक कुर्सी रख देते हैं और एक लाल कपड़ा बाबा विक्रम को देते हैं। सारी तैयारियां करने के बाद बाबा गुड़िया के माथे के बीचों बीच एक सिक्का रखकर मंत्रों का जाप करते हैं। ओम क्लीम श्लीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम श्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। मंत्रों का असर होते ही सीढ़ियों से रात की ही तरह विक्की उल्टा होकर उतर आता है। बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर देते हैं। ओम क्लीम श्लीम चामुंडाय नमः। वह आत्मा उस गोले के बीच में कुर्सी पर जाकर बैठ गई और बाबा के हाथ से इशारा करने पर विक्रम ने वह लाल कपड़ा विक्की की आंखों पर ढक दिया। आंखों पर कपड़ा ढकते ही आत्मा उग्र हो गई और विक्की को कुर्सी के साथ ही हवा में उठा दिया और तेज तेज चिल्लाते हुए आत्मा बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, छोड़ दो मुझे। तब बाबा आत्मा से बात करते हुए कहते हैं, बाबा, पर तूने विकी के अंदर प्रवेश क्यों किया? क्योंकि विक्की सिम्मी के जैसा बहादुर नहीं है। इसके शरीर में प्रवेश करना बहुत आसान था। तू इनको क्यों परेशान कर रही है? आज से करीबन 20 साल पहले एक साधु ने मुझे वश में करके इसी जगह चलाया था, पर इन 20 सालों में मैंने शक्तियां हासिल करके खुद को और शक्तिशाली बनाया है। तू विकी को छोड़ दे, क्योंकि इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये लोग मेरी जगह पर आए हैं। अगर ये यहाँ से जाने का वादा करे तो मैं इनका पीछा छोड़ दूंगी। तब बाबा ने विक्रम और नताशा से कहा, देखो, ये आत्मा 60 साल से भी ज्यादा समय से भटक रही है। मैं इस आत्मा को इस घर में बांध सकता हूँ और आपको ये घर छोड़ना होगा। बाबा, मेरे विक्की को बचा लीजिए, हम तुरंत ये घर छोड़ देंगे। तब बाबा ने आत्मा से कहा, तू विकी को छोड़ दे, हम ये घर तेरे लिए छोड़ देंगे। ठीक है। तब आत्मा विक्की को आजाद कर देती है और विक्रम, नताशा अपनी माँ के साथ बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। बाबा भी घर के बाहर गेट बंद करके ताले पर उसी ओम के लॉकेट को टांग देता है और घर के चारों तरफ हल्दी और भस्म का घेरा बना देता है, जिससे वह आत्मा बाहर ना सके। सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और आज तक वह घर बंद पड़ा है। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना सांची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर
पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बेटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है। आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है। मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। रामलाल अमन कुमार के घर नौकरी करता था। अमन कुमार का बेटा सौरभ एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, जबकि रामलाल का बेटा दीपक एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सौरभ और दीपक दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और अपने अपने स्कूल के अच्छे बच्चों में उनका नाम था। देखो पापा, मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल गया, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह सौरभ, मुझे पता था मेरा बेटा इस बार भी क्लास में फर्स्ट आएगा। अरे रामलाल, दीपक भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है ना? अभी कुछ देर पहले ही वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था। जी साहब, वो भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है, वहाँ की पढ़ाई तो बहुत आसान है। दीपक ने कोई बड़ा काम नहीं किया,
एक छोटे से स्कूल में फर्स्ट आकर। सौरभ, ये लो लड्डू, मैं फर्स्ट आया हूं ना तो बापू ने सबको बांटे हैं। मैं नहीं खाता ये बेकार से लड्डू। मॉम, वो चॉकलेट बादाम कहाँ हैं जो आपने सबको खिलाए हैं? मेरे पापा तुम्हारे बापू की तरह सस्ते लड्डू नहीं लाते, वो तो चॉकलेट ड्राई फ्रूट लाए हैं। और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे नौकर के बेटे हो, जितनी मर्जी कोशिश कर ले तो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, ऐसे नहीं बोलते, दीपक भी अच्छा बच्चा है। मॉम, मुझे दीपक एक आंख नहीं भाता। मेरे सामने पापा उसकी तारीफ करते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कपिल के घर खेलने जा रहा हूं। सौरभ को दीपक से नफरत थी। दीपक भी उसकी तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये बात सुनकर सौरभ और गुस्से में आ जाता है। सौरभ कपिल के घर खेलने चला जाता है। क्या हुआ सौरभ, आज तू बड़ा गुस्से में है? मैं दीपक से नफरत करता हूं। आज मैं जब पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था तो दीपक ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया, वो भी मेरी तरह फर्स्ट आया है। फिर तुम ही बताओ। फिर पापा उसकी भी तारीफ करने लगे, वो हमारे नौकर का बेटा है। ये बात मुझे उसे समझानी होगी। अरे तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, कल दोपहर में सारे दोस्त गेम में पैसे लगा रहे हैं, तू कितने लगाएगा? मेरी तरफ से 200 रुपए लगा दे। अरे तू फिर से अपनी मम्मी के बैंक अकाउंट से 200 रुपए लेगा तो तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी? मेरे पापा बहुत रिच हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। सौरभ को गेम पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई थी। वो आए दिन अपने दोस्त कपिल और बाकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता। सौरभ पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी भी उसे अकाउंट से पैसे लेने के लिए कुछ नहीं कहती थी। सौरभ, तुमने मॉम के अकाउंट से आज फिर 200 रुपए निकाले हैं। पापा, वो मेरा ऑनलाइन ग्रुप गेम चल रहा है ना, तो उसी के लिए चाहिए थे। अरे मुझे पता है, सौरभ ने मुझे बता दिया था कि वो 200 रुपए ऐड कर रहा है। बेकार में गुस्सा होते रहते हो मेरे लाल पर। वो तो ठीक है संध्या, पर चलिए आप नाश्ता कीजिए, बच्चे हैं आपस में लगे रहते हैं। संध्या अमन की बातों पर ध्यान नहीं देती। सौरभ को गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही थी। एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। एक दिन, सौरभ क्या बात है, आजकल लग रहा है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी मैम का फोन आया था, तुम 2 दिन से ट्यूशन में लेट पहुंच रहे हो। मम्मी, वो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं कपिल के घर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते हैं, तो पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा ये बात है, तुम कपिल के घर बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। उधर दीपक भी अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बापू, इस बार मुझे फिर से फर्स्ट आना है, देखना मैं खूब मेहनत करूंगा। मुझे पता है मेरे बेटे, तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना, तुम्हारा ये जोड़ा हुआ विद्याधन एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। चलो दीपक बेटा, अब आकर ये दूध चावल खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं। और तुम वो कहाँ जा रहे हो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ? माँ, मैं साइंस म्यूजियम देखने जा रहा हूँ। वहां पर विज्ञान संबंधित बहुत से उपकरण हैं। टीचर बता रही थी हमें वहां जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपक स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहां उसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिनमें सौरभ भी होता है। सौरभ, ये तो वही लड़का है जो कई बार तेरे घर पर भी देखा है। अरे ये हमारे नौकर रामलाल का ही तो लड़का है, गरीब नौकर का बेटा है ये। हाँ, ये नौकर का बेटा है, फिर तो ये भी नौकर हुआ। सब बच्चे दीपक पर हंसने लगते हैं। दीपक घर आकर सुस्त और उदास हो जाता है। बापू, सब बच्चे मुझे नौकर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे, सब बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अरे मेरे बच्चे, तू इतनी सी बात पर बुरा मान गया। मैं तुझे तभी तो पढ़ा लिखा कर बढ़ा रहा हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और पैसे कमा सके। रामलाल की बातों को सुनकर दीपक में हिम्मत आ जाती है और वो खुश हो जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन दीपक स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे कक्षा में पूरे साल अच्छा करने के लिए पुरस्कार देती है। दीपक ने पूरे साल बहुत मेहनत करके अव्वल स्थान पाया है, इसलिए दीपक को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मैं जानती हूँ कि फाइनल एग्जाम जो आने वाले हैं, दीपक उसमें भी फर्स्ट क्लास पास होने की पूरी कोशिश में लगा होगा। थैंक यू मैम। सब बच्चे तालियां बजाकर दीपक की प्रशंसा करते हैं। घर आकर दीपक अपने बापू और माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है, जीते रहो मेरे बच्चे। बापू, मैं ये पुरस्कार अमन अंकल को दिखाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चल तू उनका भी आशीर्वाद ले ले। संध्या, तुम्हारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए और तुम्हें पता तक नहीं।
मैं भला इतने पैसे एक साथ कहाँ खर्च करूंगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। रुको, मैंने बैंक से सारी डिटेल निकलवाई है। बैंक की तरफ से ही फोन है। अमन बैंक वालों से फोन पर बात करने लगता है। रामलाल और दीपक भी वहीं खड़े थे। हो गया सत्यानाश। और दो लाडले को मोबाइल फोन। तुम्हारे बेटे ने बेवकूफी में 1 लाख रुपए न जाने किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए। अब भुगतो। और है कहां ये सौरभ? वो तो अपने दोस्त कपिल के साथ ट्यूशन गया है। मेरे फोन पर सौरभ के ट्यूशन से फोन। जी, मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। क्या सौरभ ट्यूशन नहीं आ रहा? पर जी ठीक है, सौरभ पिछले 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रहा। तभी सौरभ आ जाता है। क्यों सौरभ, ट्यूशन से आ गए? जी पापा। अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। तुमने 1 लाख रुपए किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए और 1 हफ्ते से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल पेपर हैं। पापा मम्मी, आई एम सॉरी। मैं कपिल के बहकावे में आ गया था और उसी की वजह से आज मैं स्कूल टेस्ट पेपर में भी पहली बार फेल हो गया। अरे रामलाल, तुम कब आए? और दीपक बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी ये वो, आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो आपका आशीर्वाद लेने आ गया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अमन दीपक को आशीर्वाद देकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पापा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी सौरभ, अपने रूम में जाओ। मम्मी पापा मेरे से नाराज है, वो मेरे से बात नहीं कर रहे। सौरभ, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपनी गलती को सुधारो, फिर तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे पता है मम्मी, मुझे क्या करना है। सौरभ ने अब कपिल और उसके दोस्तों के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। पर 2 दिन बाद उसका मैथ्स का पेपर था। उसने ट्यूशन की बहुत छुट्टियां ले ली थी और उसका कोर्स अभी बहुत बाकी रह गया था। मम्मी मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल तो मुझे समझ भी नहीं आ रहे। सौरभ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? दीपक की मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है और प्राइवेट स्कूल की किताबें और सरकारी स्कूल की किताबें एक जैसे कोर्स की पढ़ाई जाती हैं। मम्मी क्या दीपक मेरी मदद करेगा? मैंने हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है। रामलाल, दीपक को जरा बुला लाओ, सौरभ को मैथ्स में उसकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, मैं अभी बुला लाता हूँ। सौरभ दीपक की सहायता से मैथ्स के पेपर की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी सौरभ अब दीपक के साथ ही पढ़ने लगा। सौरभ भी दीपक की तरह अपने स्कूल में फर्स्ट आता है। सौरभ, तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है, इसने मेरी एग्जाम के दिनों में बहुत हेल्प की। थैंक यू दीपक। रामलाल, तुम्हारा बेटा दीपक बहुत होनहार है, देखना ये एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अमन अंकल, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। दीपक की बातों को सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दीपक को गले से लगा लेता है। रूपा अपने पति नामदेव और बेटी संध्या के साथ अजमेर में रहती थी। पति की नौकरी भी ठीक थी, 2 कमरों का अपना मकान भी था। रूपा ने संध्या को भी अच्छे स्कूल में डाल रखा था। नामदेव भी रूपा और संध्या की खुशी का ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक मानो रूपा की खुशियों को किसी की नजर लग गई। नामदेव को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसा बहाने लगा। नामदेव रोजाना आधी रात तक नशे में चूर घर लौटता था। एक दिन, आपने लौटने में बहुत देर कर दी। आप रोजाना शराब पियोगे तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। मुझे उपदेश मत दे और मेरी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं रोज पीऊंगा। तुझे यहाँ नहीं रहना तो चले जा यहाँ से, चल। नामदेव की ये गंदी आदत बढ़ती जा रही थी। हर समय नशे में रहने की वजह से वो दिन में सोता रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। धीरे धीरे नामदेव ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो रूपा और संध्या को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। रूपा परेशान रहने लगी। एक दिन, अरे ये संध्या के स्कूल से फीस का नोटिस, अब मैं क्या करूं? कहाँ से फीस के पैसे लाऊं? माँ, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। रुक, मैं सब्जी वाले की दुकान से आलू लाकर तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट होता है। संध्या आलू लेने बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोचती जा रही थी कि ऐसा क्या करे कि संध्या की फीस भर सके। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। वो दूसरे शहर में रहती है।
सहेली के बार बार पूछने पर रूपा उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। अलका, बस यही सोच रही हूँ कि अभी संध्या की फीस भरनी है, घर का खर्चा, सब कैसे होगा। अरे तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी इस वक्त तू कहाँ है? संध्या को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, आलू लेने जा रही थी। आलू के पराठों से याद आया, तू तो राजमा चावल कितने टेस्टी बनाती थी, याद है? सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तू राजमा चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी, जिससे तू थोड़ा बहुत परिवार का खर्च उठा पाएगी। सहेली की बात रूपा के दिल में घर कर गई। उसे एक उम्मीद दिखाई दी, पर शुरुआत कैसे करे उसे अब यही सोचना था। अगले दिन उसने राजमा और चावल बनाए और पतीले में लेकर घर के पास सड़क के किनारे बैठ गई। पूरा दिन धूप में वो बैठी रही, पर किसी ने भी उसके राजमा चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर आ गई, उसके राजमा चावल बिल्कुल भी नहीं बिके। वो घर आकर रोने लगी। मैं क्या करूं भगवान, मैंने कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई, मुझे हिम्मत दो भगवान। माँ, जब मैं कभी परीक्षा में अच्छा नहीं करती तो तुम ही तो मुझे कहती हो दोबारा मेहनत करूं। आप भी कल दोबारा कोशिश करना माँ। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तू ठीक कह रही है। मैं एक बार और कल कोशिश करूंगी। रूपा अगले दिन दोबारा राजमा चावल बनाती है। पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। रूपा निराश हो जाती है। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, लगता है मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा। अब आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास की खाने की दुकानें बंद हो गई हैं। आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाए शायद। जी, राजमा चावल की प्लेट है मेरे पास। भूख में तो सब कुछ अमृत है। एक प्लेट कितने की है? जी 20 रुपए। क्या बात है, राजमा चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ, क्योंकि मैं पहले कई बार आया हूँ इधर। जी अभी शुरू किया है। ये लो आपके 20 रुपए। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक प्लेट ही बिकी थी रूपा की, पर इस एक प्लेट के पैसों ने उसे हिम्मत दी थी। रूपा अगले दिन राजमा चावल लेकर ही बैठी थी कि पिछली रात वाला ग्राहक दोबारा आया। आपने पहचाना मुझे? कल आपके राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट लगे, तो मेरे पार्टनर दोस्त को भी खिलाने आया हूँ। आप 2 प्लेट बना दीजिए। अभी बना देती हूँ साहब। धीरे धीरे 1 से 2 व्यक्ति देखते देखते अब रूपा के पास ग्राहक आने शुरू हो गए थे। रूपा कमाए हुए पैसों से संध्या की स्कूल की फीस भरना चाहती थी, पर एक दिन ये ट्रंक में क्या छुपा रही है? दिखा जरा, दिखा मुझे। ये रुपए मैंने संध्या की स्कूल की फीस के लिए जोड़ कर रखे हैं, ये मत ले जाओ। देख, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये रुपए दे मुझे, दे, इधर दे। नामदेव रुपए छीन कर ले जाता है। रूपा रोने लगती है। वो सोचती है, ऐसे तो ये सारे कमाए हुए पैसे शराब में उड़ा देंगे, मुझे कुछ रुपए संध्या के भविष्य के लिए भी जोड़ने होंगे। धीरे धीरे रूपा का काम चल जाता है। वो एक ठेला किराए पर ले लेती है और अब वो ठेले पर राजमा चावल बनाकर बेचने लगी। समय बीतता गया। रूपा की जिंदगी 15 साल आगे चली गई। संध्या भी पैसों की कमी के कारण 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। वो भी अब माँ के काम में हाथ बटाती थी। रूपा मेहनत करते करते थक गई थी, पर उसकी एक जिम्मेदारी अभी बाकी थी। वो थी संध्या की शादी। एक दिन रूपा की वही सहेली जिसने फोन पर बात की थी, रूपा से मिलने आती है। आज तुझे इतने सालों बाद देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मेरी प्यारी सहेली रूपा, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? गरीबी के थपेड़े तेरे चेहरे पर आई झुर्रियों में बयान हो रहे हैं। अरे तू बैठ अलका, संध्या से मिल। ये मेरी बेटी संध्या है। संध्या, ये मेरी मेरठ वाली सहेली अलका। अलका मौसी, माँ आपको बहुत याद करती हैं। रूपा, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि एक अच्छे घर का रिश्ता है, संध्या भी वहाँ खुश रहेगी। अलका, अगर मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेती हूँ लड़के वालों से। रूपा को तसल्ली हो जाती है कि संध्या की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटी की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। रूपा की सहेली अलका रिश्ता पक्का कर देती है। रूपा को ये था कि संध्या की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर ज्यादा खाना बनाने लगी। सुबह से लेकर रात तक ठेले पर खड़े रहना। एक दिन रूपा को चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है। संध्या चिल्लाती है, माँ आंखें खोलो माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। बॉडी से ज्यादा काम लिया है इन्होंने। कमजोर शरीर ये झेल नहीं पाया, इसलिए बीपी बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया।
संध्या की तो मानो जिंदगी ही रुक गई। उसकी माँ चली गई। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी नामदेव आ जाता है। वो भी मरी हुई रूपा के आगे रोने लगता है। संध्या उसे कहती है, बापू, मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाओ। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु। रूपा, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तूने। मेरे पापों के कारण तू चली गई। संध्या माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। नामदेव भी अब संध्या की चिंता में परेशान रहता था। वो कोई काम ढूंढने भी क्या जाता। सब उसकी पुरानी बुरी आदतों को जानते थे, इसलिए काम नहीं देते थे। एक दिन अलका रूपा से मिलने आती है और उसके मरने की खबर सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। वो नामदेव को संध्या के रिश्ते की बात बताती है। देखिए नामदेव जी, अब मेरी सहेली रूपा तो नहीं रही, पर संध्या की शादी की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। लड़के वाले जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, आप सोचकर जवाब दे देना। अलका के जाने के बाद नामदेव सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो एक पाई तक नहीं जो वो संध्या की शादी कर सके। वो रूपा को याद करके रोने लगता है। तभी एक आदमी आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है। रूपा जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आपको कुछ काम था रूपा से? जी, एक दिन मैं रूपा जी के ठेले पर राजमा चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूं। रूपा जी भी मेरे पास रुपए जमा करवाती थीं। वो जब भी पैसे जमा करने आती तो यही कहती थीं कि मेरी बेटी संध्या की शादी में काम आएंगे। आज वही रुपए मैं देने आया हूं। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फोन किया था कि बेटी की शादी के लिए जरूरत है तो मैं उन्हें दे दूं। ये लीजिए, ब्याज मिलाकर 3.5 लाख रुपए उनके बैंक में जुड़े हुए हैं। आज उन्हें देने आया था। रूपा, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली। जाते जाते भी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा गई। संध्या बेटी, देखो, तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा ये अंकल जी लाए हैं। संध्या भी ये सब देखकर रोने लगती है। उन रुपयों को नामदेव संध्या की शादी में लगा देता है और संध्या को ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा कर देता है। बहन जी, तुम्हारे पति को गुमशुदा हुए 10 साल हो गए। उन्होंने मुझसे बहुत पैसे उधार लिए थे और अपना स्कूल मेरे पास गिरवी रखा था 5 साल के लिए। 10 साल हो चुके हैं। इस हिसाब से अब यह स्कूल मेरा हो चुका है। प्रधान जी ऐसा मत कीजिए। अब तो वो स्कूल चलता भी नहीं। अगर वो स्कूल आप हमसे ले लेंगे तो हम दोनों माँ बेटी क्या करेंगे? हम लोग तो उस स्कूल में रहते भी हैं, हम रहेंगे कहाँ? मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। और रही स्कूल की बात, तो मैं इस स्कूल को फिर से चालू करूंगा और लाखों रुपए कमा लूंगा। अगर तुम लोग चाहो तो दोनों माँ बेटी यहाँ झाड़ू लगाने का काम कर सकती हो। मैं तुम्हें रहने को भी दूंगा। रहने दो माँ, इन जैसे लालची लोगों के मुंह लगेंगे तो हम भी इनकी तरह लालची बन जाएंगे। अभी अंडे से निकली नहीं और जबान चलने लगी तेरी। मेरे सामने बड़े से बड़ा मर्द नहीं बोल सकता इस गांव का, और तू मेरे सामने जबान चला रही है। तूने अभी स्त्री को ठीक ढंग से पहचाना नहीं। तू स्त्रियों को बहुत कमजोर लाचार समझता है ना, और वो इसलिए समझता है क्योंकि डरपोक लोगों ने इतिहास में हम स्त्रियों के बारे में ऐसी चीजें लिख रखी है। देखना, तू एक दिन इस स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए भी तरसेगा, लेकिन तुझे मैं वो काम भी नहीं दूंगी। चलो माँ। नेहा अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। दोनों बेचारी पैदल ही भटकने लगी। बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधान जी को बोलने की क्या जरूरत थी? वो अच्छा आदमी नहीं है, कुछ भी कर सकता है। वो अच्छा आदमी नहीं है, ये मुझे पहले से ही पता है और पूरे गांव को भी पता है। एक दिन मैं पूरे गांव को आजाद कर दूंगी प्रधान से, और अपने पिता को भी ढूंढ निकालूंगी। लेकिन नेहा, अब हम लोग रहेंगे कहाँ? रात भी होने वाली है, ऐसी सड़कों पर भटकते रहेंगे क्या? माँ, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। हम लोग उस जंगल के अंदर चलते हैं, वहीं तंबू बनाकर रहेंगे। नेहा अपनी माँ को लेकर जंगल के अंदर चली गई। दोनों ने लकड़ी, पुरानी साड़ियों को मिलाकर एक तंबू बना लिया अच्छा सा। फिर उसने मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया। शाम तक वो सूख गया। शाम को नेहा नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाई और उसी चूल्हे में खाना बनाया। खाना पीना खाकर वो तंबू के अंदर ही आराम करने लगी। माँ, मैं मोबाइल पर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती ही थी, अब मैं तंबू के अंदर से ही बच्चों को पढ़ाना जारी रखूंगी। हाँ बेटा, और यहाँ इस जंगल में तो शांति से पढ़ा भी पाएगी बच्चों को। अगले दिन नेहा मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी बच्चों को। तभी बीच में वो बोलने लगी, बच्चों, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि मेरी सेना हो।
अब मैं इस जंगल में रहती हूँ, यहाँ चारों तरफ हरियाली और शांति है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि अब इस जंगल में मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगी। जिन भी बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, वो कभी भी भावनगर के इस जंगल में आ सकते हैं, उन्हें मैं फ्री में पढ़ाऊंगी। मैम, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। मेरे घर के पास भिखारियों का पूरा इलाका है, वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं है। मैं सबको लेकर आती हूँ कल। ठीक है सावित्री, कल तुम उन्हें लेकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं और जानते हैं औरंगजेब का इतिहास। बच्चों को पढ़ाने के बाद ममता ने लकड़ी का एक बोर्ड बनाया, फिर चूल्हे में कुछ लकड़ियां जला दी और उसकी काली राख से एक ब्लैक बोर्ड बनाकर तैयार कर दिया। सुबह तक वो सूख गया और बाहर जाकर वो चौक भी ले आई। बिटिया, तुमने तो तंबू के बाहर पूरा क्लासरूम ही बना दिया, पूरी साफ सफाई कर दी तूने। और ये ब्लैक बोर्ड तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे हमारे स्कूल में होता था। माँ, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। थोड़ी देर बाद उसकी स्टूडेंट सावित्री बहुत सारे गरीब बच्चों को लेकर वहाँ आ गई। अब नेहा उन बच्चों को हर रोज मुफ्त में पढ़ाने लगी और पढ़ाते समय वो अपने मोबाइल से लाइव रहती थी। कुछ ही महीनों में ये बात पूरे देश में फैल गई कि नेहा बच्चों को एक जंगल के अंदर मुफ्त में पढ़ाती है। करोड़ों व्यूज आने की वजह से वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी। फिर एक रोज उसी जंगल में बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। नेहा जी, आप तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। आपके पास ना घर है ना स्कूल, फिर भी आप इतने सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाती हैं। मैं आपके साथ मिलकर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। पूरी इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से रहेगी। आप पहले ही वायरल हो चुकी हैं, तो उसका फायदा हम दोनों को मिलेगा। मिस्टर आदित्य, आप मेरे बारे में अभी जानते नहीं हैं। मेरे पिता का एक बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था, लेकिन नेहा ने अपनी पूरी कहानी आदित्य को बता दी। उसके बाद आदित्य और नेहा ने मिलकर एक प्लान बनाया उस प्रधान के खिलाफ। अगले दिन आदित्य अपनी रोल्स रॉयस कार लेकर प्रधान की हवेली पहुंचा। उसके आसपास तमाम बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी थी। आप तो बहुत बड़े आदमी लगते हैं, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? देखिए, मैं लंदन से आया हूँ। मैं इस गांव में एक फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी परमिशन और जमीन भी चाहिए। मैनेजर, इन्हें 2 करोड़ रुपए दे दो और परमिशन लेटर पर सिग्नेचर करवा लो। 2 करोड़ रुपए कैश देखकर प्रधान के मन में लालच आ गया और उसने बिना देखे ही पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। अगले दिन आदित्य नेहा के साथ उसके स्कूल आया। मुनीम और प्रधान वहीं पर मौजूद थे। प्रधान, आज तो मुझे पूरी दुनिया जान गई है। तुम तो पहले से ही जानते हो। चुपचाप ये गांव छोड़कर निकल जाओ, क्योंकि ये स्कूल तो मेरे नाम हो ही चुका है। तुम्हारे सारे खेत, तुम्हारी हवेली, सब मेरे नाम हो चुके हैं। ये देखो, इन कागजों पर तुमने ही साइन किया है ना? इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया? धोखेबाज के साथ धोखा नहीं करेंगे तो क्या उसकी आरती उतारेंगे? चल भाग यहाँ से तुरंत, वरना अभी पुलिस और मिलिट्री सब बुला लूंगी यहीं पर। अब मजबूरी में प्रधान को वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब उसकी हवेली, सारे खेत और वो स्कूल, सब कुछ नेहा के नाम हो चुका था। धीरे धीरे रात हो गई। नेहा, उसकी माँ और आदित्य जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर हुए, वैसे ही वहाँ पर एक तेज पीली रोशनी हुई, जिससे पूरा स्कूल सोने का बन गया और स्कूल की जितनी बेंचें थी वो चांदी की बन गई। नेहा जी, ये कैसा चमत्कार है? पूरा स्कूल तो सोने चांदी का बन गया। इतने में वहाँ पर नेहा के पिता की आत्मा प्रकट हुई। ममता, नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरा बदला ले लिया। इस प्रधान ने मुझे अगवा करके इसी स्कूल के तहखाने में डाल दिया था, ताकि वो स्कूल तुम लोगों से हड़प सके। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया और ये दुनिया छोड़कर चला गया। पर अब मुझे शांति मिल चुकी है। आप इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पापा, भगवान से बोलकर आप वापस लौट आइए ना। ये सब कुछ मैंने आपको पाने के लिए ही तो किया था। बेटी, मैंने ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। उसके बदले उन्होंने हमारे स्कूल को सोने चांदी का बना दिया है। अब इस स्कूल को देखने के लिए लोग देश विदेश से आएंगे और इस स्कूल को देखने के लिए तुम उनसे लाखों रुपए चार्ज कर सकती हो। बाकी तुम तो बिजनेस माइंडेड हो ही, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उनकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई। अब नेहा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आदित्य ने सोने चांदी के स्कूल के पास ही एक दूसरा स्कूल भी खोल लिया। कुछ ही सालों बाद नेहा, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया हूँ, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब मैं भी अपना परिवार बसाना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुमसे अच्छी लड़की मेरे लिए कोई नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आदित्य, मुझे भी आपका नेचर और आपका बिहेवियर बहुत पसंद है, लेकिन आपको मेरी माँ से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। माँ ने सब कुछ सुन लिया है। मैं तो कब से चाह रही थी कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी धमाल कर सकती है। कल ही पंडित जी को बुलाकर तारीख तय कर लेते हैं। अगले ही दिन ममता ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने दोनों की कुंडली देखी और कहा, आप दोनों को तो बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर आप लोगों ने अगले 3 दिन से पहले शादी नहीं की, तो उसके बाद पूरे 10 महीने तक कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है।
पंडित जी, आप फिक्र मत कीजिए उसकी, हम लोग परसों ही शादी करेंगे। तो इस तरह 2 दिन बाद नेहा ने आदित्य से शादी कर ली और उसी गांव में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। चांदपुर गांव में 3 पक्की सहेलियां संजना, आराध्या और आयुषी रहती थी। वो तीनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। छुट्टी के बाद वो तीनों एक साथ बाहर निकली। वो देखो, हमारे बर्गर वाले चाचा आ गए, ये बिल्कुल टाइम पर आते हैं हमेशा। वो तीनों बर्गर वाले के पास चली गई। बोल संजना, क्या खाएगी तू, बर्गर, मोमोज या पानी पूरी? इतने में उसी थोड़ी दूरी पर एक दूसरी लड़की बीच में बोल पड़ी। अरे वो बेचारी क्या बताएगी, वो तो बेचारी तुम दोनों के सहारे ही चाचा के बर्गर के ठेले के पास आ जाती है। अगर तुम दोनों अमीर सहेलियां उसकी जिंदगी में ना होती तो वो आज तक बर्गर की शक्ल तक नहीं देख पाती। इतना सुनते ही आराध्या और आयुषी मुस्कुराई और उस लड़की के पास चली गई। आप दोनों मेरे पास क्यों चली आई? जाओ जाओ, अपनी गरीब सहेली को बर्गर पिज्जा खिलाओ। उसके इतना बोलते ही आराध्या और आयुषी ने उस लड़की को मारना शुरू कर दिया। उन दोनों लड़कियों को रोकते रहे लेकिन वो लड़कियां नहीं रुकी और उसे मारती रही। तूने ही कहा था ना कि हम दोनों बहुत अमीर हैं, ये ले पैसे, अपना इलाज करा लेना, उम्मीद से ज्यादा ही पैसे हैं ये। आज के बाद हमारी सहेली के खिलाफ किसी ने जरा सा भी कुछ कहा तो उसका अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। चल संजना, अब घर चलते हैं। वो तीनों सहेलियां वहां से चली गई। तभी चाचा ने उस लड़की से कहा, बिटिया, मुझे लगता है कि आज के बाद आप किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाओगी। तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती के चर्चे पूरे स्कूल में थे। संजना गरीब जरूर थी लेकिन आयुषी और आराध्या उसे इस बात का कभी भी मलाल नहीं होने देती थी। रास्ते में, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी सहेलियां मिली। तुम दोनों इतनी ज्यादा अमीर हो, तुम दोनों के पिताजी की खुद की कंपनियां चलती हैं, फिर भी तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम दोनों को तो किसी बड़े अमीरों वाले स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आगे से खुद को गरीब कहा तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो उस लड़की का किया था। तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती चलती रही। दिन बीतते गए और एक दिन संजना के गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। 2-3 दिन संजना स्कूल नहीं आई। एक रोज छुट्टी के समय, आयुषी 3 दिन हो गए संजना स्कूल नहीं आई, चल उसके गांव चलते हैं, कहीं बारिश की वजह से बुखार तो नहीं आ गया। वो दोनों पैदल संजना के गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही दोनों संजना के गांव के पास पहुंची वैसे ही कुछ पुलिस वालों ने दोनों को रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इस गांव में मेरी सहेली रहती है। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। 2 दिन पहले इस गांव में भयंकर बाढ़ आई थी जिससे सारे घर बह गए। बहुत सारे लोगों की तो जानें तक चली गई। जो बच गए वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। ये सुनकर आराध्या और आयुषी को झटका लगा। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। ऐसा मत बोल आयुषी, हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। उन दोनों ने संजना को ढूंढने की खूब कोशिश की पर वो नहीं मिली। उन दोनों ने संजना के बारे में अपने अपने पिता को भी बताया। उनके पिता ने पुलिस की मदद ली पर कुछ नहीं पता चला संजना के बारे में। फिर एक रोज स्कूल की तरफ से कहीं टूर जाने वाला था। बच्चों, इस क्लास के सभी लोगों का इस स्कूल में आखिरी साल है। इसके बाद आप सभी कॉलेज में चले जाओगे, तो इस साल को यादगार बनाने के लिए हम सभी टूर पर जाएंगे, वो भी उत्तराखंड की वादियों में। सभी बच्चे खुश हुए लेकिन आराध्या का मन नहीं था जाने का। आराध्या चलते हैं ना, हमारा मूड भी थोड़ा बहल जाएगा। आयुषी की जिद करने पर आराध्या मान गई। दोनों ने टूर वाली बात अपने पापा को बताई। तुम लोग इतनी दूर टूर पर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम दोनों स्कूल बस में नहीं बल्कि अपनी कार से जाओगी। पंकज हर वक्त तुम दोनों के साथ रहेगा। आयुषी, मैंने आपके डैड से भी बात कर ली है, तुम दोनों मेरी ही कार से जाओगी। ओके? ओके अंकल। अगले दिन वो लोग उत्तराखंड पहुंच गए। आयुषी, उस लड़की को देख, वो जो बकरी चरा रही है, ये तो अपनी संजना जैसी लग रही है। वो दोनों उसी लड़की के पास पहुंच गई। वो कोई और नहीं, संजना ही थी। संजना ने उन दोनों को देखा। तीनों का गला भर आया। तीनों बहुत कुछ बोलना चाह रही थी पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। पता है, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अचानक से गायब हो गई तू। सब कुछ बताऊंगी, आओ यही पास में मेरा घर है, चलोगी नहीं? क्यों नहीं चलेंगे? हाँ चल चले। तीनों कार में बैठकर संजना के घर पहुंच गए। उसका घर कुछ खास अच्छा नहीं था। संजना के माता पिता ने खिड़की से ही उस कार को बाहर देख लिया और वो डर गए। ये इतनी बड़ी कार तो हमारे घर की तरफ आ रही है, कहीं ये लोग बैंक की तरफ से तो नहीं आए हैं? इनका आना तो बनता ही है। अगर हम टाइम पर लोन जमा कर देते तो ये लोग नहीं आते। अब ये लोग हमारे घर का सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। संजना के पिता ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी आयुषी और आराध्या उनके घर आ गई। संजना भी साथ में थी। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो गए।
आराध्या, आयुषी बेटा, आप दोनों यहाँ इतनी दूर? चाचा, ऊपर वाले ने आखिरकार आप लोगों से मिलवा ही दिया। आप लोग तो बिना बताए गायब हो गए। पता है पापा भी आप लोगों को खूब ढूंढते रहे, पर आप लोग मिले ही नहीं। क्या बताऊं बिटिया, उस भयंकर बाढ़ ने तो हमारे पूरे गांव को ही उजाड़ कर रख दिया। बहुत लोग मारे गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर हम लोग भागे। महीनों लग गए रुकने का सहारा ढूंढते ढूंढते। फिर यहां उत्तराखंड में एक दोस्त ने मेरी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवा दी। फिर लोन लेकर हमने ये छोटी सी झोपड़ी बना ली है। शकुंतला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या कोई सपना। सही कहा आपने। ये दोनों बहुत बड़े घर की बेटियां हैं, फिर भी हमारी संजना से इन्होंने आज तक दोस्ती नहीं तोड़ी। अगर पूरा देश ऐसा ही हो जाए तो ये देश फिर से महान बन जाएगा। अम्मा, तुम तो जानती हो कि ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। हम तीनों को पूरा स्कूल जानता था। एक बार तो मुझे किसी ने गरीब कह दिया तो इन दोनों ने उसकी खोपड़ी फोड़ दी। तुम तीनों की दोस्ती देखकर तो मुझे अपना पुराना भारत याद आ गया। अच्छा, तुम तीनों गप्पे मारो, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आप तो मुझे पाप चढ़ा देंगी। मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो। अम्मा जी, आप दोनों बैठो, आज हम तीनों मिलकर चाय बनाएंगे, फिर आप बताना कि चाय कैसी है। हाँ माँ जी, हम तीनों बेटियों के होते हुए भला आप क्यों चाय बनाएंगी? तो इस तरह संजना, आयुषी और आराध्या किचन में चाय बनाने चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई। तो ठीक है संजना, हम दोनों ने अब तुम्हारा घर तो देख ही लिया है, अब हम दोनों आते रहेंगे। मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ, पर चाहकर भी मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रोक सकती। ना ही मेरे घर में बेड है और ना ही अच्छा बिस्तर, जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना होगा। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी? क्यों संजना, मैंने सही कहा ना? अब संजना को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। तभी उन दोनों ने अपने अपने पिता को फोन कर दिया। पापा, यहाँ हमें संजना मिल गई, लेकिन वो लोग जिद कर रहे हैं कि आज रात रुक जाओ, तो क्या मैं रुक सकती हूँ? ठीक है, रुक जाओ। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और पंकज से बात कर लेता हूँ। कल मैं भी आ रहा हूँ संजना बिटिया से मिलने। अगले दिन आराध्या के पिता भी आ गए। अरे, आप दूसरे के पेट्रोल पंप पर काम करना बंद कर दीजिए। मैंने अपने गांव के पास ही पेट्रोल पंप खोला है, आप लोग वहीं वापस चलिए, क्योंकि वो पेट्रोल पंप आपको ही मैनेज करना है। तो कुछ महीनों बाद वो लोग अपने पुराने गांव वापस आ गए। संजना के पिता पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए, तो संजना की गरीबी भी खत्म हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। उदयपुर में रघुवीर नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी पहली पत्नी अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के कुछ समय बाद ही चल बसी और अपनी बेटियों का पालन पोषण करने के लिए उसने दूसरी शादी की। शुरू में तो सुधा ने दोनों बेटियों को बड़ा प्यार दिया। कुछ समय बाद सुधा भी गर्भवती हो गई। कितनी कमाल की खबर सुनाई है सुधा तुमने। लेकिन रघुवीर जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा अब बेटा हो, क्योंकि 2 बेटियां तो हैं अपने पास। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब दोनों बहनों को भाई मिल जाए, और क्या चाहिए। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सभी बड़े खुश थे। दोनों बहनें अपने भाई को खूब लाड लड़ाती। भगवान करे इन तीनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। जोड़ी, वो भी इन दोनों की? कभी नहीं। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, मैं तो इसे अच्छी जिंदगी दूंगी। सुधा ने दोनों बेटियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया, जबकि कुछ सालों बाद उसने अपने बेटे का एडमिशन एक बड़े प्राइवेट स्कूल में करवाया। कुछ सालों बाद एक रोज अचानक एक आदमी ने रघुवीर के साथ फ्रॉड कर उसकी सारी जमीन हड़प ली और वहां से फरार हो गया, और इस सदमे में रघुवीर की मौत हो गई। उसकी मौत के साल भर बाद सुधा को भी कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई और वो भी इस दुनिया से चली गई। और इसी कारण दोनों बहनों ने 10वीं के बाद ही अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दी और एक फैक्ट्री में काम करने लगी और अपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब सुमित की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। फिर एक रोज, पूनम दीदी, मैं एक साथ काफी पैसे कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो जानती हैं यहाँ उतने पैसे नहीं मिलते। क्या? विदेश? लेकिन कहाँ? मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त है ना मंजीत, सुना है वो भी कनाडा जाएगा। दीदी, मैं भी अब वहीं रहकर नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा। पैसा? कितना भाई? कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए, और मैं जानता हूँ हम गरीबों के लिए इतने पैसे जुटा पाना आसान नहीं है। अपने भाई की बात सुनकर उन दोनों बहनों को रात भर नींद ही नहीं आई। अगले दिन जब दोनों बहनें अपने काम पर गई तो रास्ते में इसी बारे में बात करने लगी। आज अगर माँ और बाबा होते तो सुमित के सपने को कभी नहीं टूटने देते। हाँ दीदी, आपको याद है अपना सुमित बचपन से ही जब भी आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखता तो कितना खुश होता।
और वो तब से ही वो जहाज में बैठकर जाने की बात करता। अब हम उसके इस सपने को कैसे पूरा करें? मेरे पास तो मुश्किल से बचत के नाम पर 50,000 रुपए हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों ना हम मालिक से कर्ज उठा लें और हर महीने दोनों अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवाते रहेंगे। अब उन दोनों ने अपने मालिक से बात की। ठीक है, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम दोनों भरोसे के कर्मचारी हो, कई साल से मेरे यहाँ काम कर रही हो। लेकिन एक बात याद रहे, अब हर महीने तुम्हारी तनख्वाह का 70% हिस्सा कटा करेगा। पहले तो ये सुनकर दोनों बहनें चौंक गई, लेकिन फिर उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और एग्रीमेंट साइन कर वो 4 लाख रुपए लेकर घर आ गई और घर आकर उदास भाई के हाथों में वो पैसे रख दिए। दीदी, इतने सारे पैसे, इतने पैसे कहाँ से आए? तुम दोनों ने कहीं ये घर तो नहीं बेच दिया ना? कैसी बातें करते हो तुम सुमित? हम भला माँ बाप की इस प्रॉपर्टी को कभी बेच सकते हैं क्या? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस यूं समझ लो मालिक से एडवांस लिया है तेरे कनाडा जाने के लिए। तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छी हो दीदी। अब देखना मैं कैसे फुर करके कनाडा पहुंचता हूँ और फिर वहां से ढेर सारे पैसे भेजूंगा। तब तुम दोनों उन पैसों से सारा कर्ज चुकता कर देना। एक बार मैं कनाडा चला गया ना, तो फिर तो समझो तुम दोनों की लाइफ भी सेट है। मैं तुम दोनों को भी अपने साथ वहीं ले जाऊंगा। अब तो तुम दोनों का भाई बन गया, समझो कनाडा वाला। सुमित अब बहुत खुश था। वो खुशी खुशी पासपोर्ट और वीजा तैयार करवाता है और एक दिन वो पहुंच जाता है कनाडा। लेकिन जिस कंपनी को उसने पैसे दिए थे अपनी नौकरी दिलवाने के लिए, वो उसके पैसे खाकर बैठ गई। साथ ही उनका नंबर भी बंद आ रहा था। हे भगवान, मैं पराये देश आ तो गया हूँ, लेकिन जिसके भरोसे आया था उस कंपनी का नंबर तो बंद आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। ऐसे ही उसे वहां बैठे बैठे शाम भी हो गई। अब उसे भूख भी जोरों की लगी थी। तभी वहां 2-3 लड़कियां आती हैं। हे, व्हाट हैपेंड? नथिंग। सो व्हाई आर यू क्राइंग? नो, आई एम नॉट। तभी तीसरी लड़की बोलती है, भारत से हो? भारत का नाम और हिंदी भाषा सुनते ही सुमित उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे ऐसी खुशी मिलती है जैसे कि रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया हो। हाँ, मैं भारत से हूँ। क्या तुम भारतीय हो? हाँ, मैं भी इंडिया से हूँ और पढ़ाई करने कनाडा आई थी। उसके बाद यही नौकरी करने लगी। लेकिन तुम यहाँ इस तरह से, सब ठीक तो है ना? फिर सुमित उसे सारी बात बताता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई नहीं, तुम मेरे साथ मेरे पीजी में चलकर रहो। दोनों अब साथ साथ आने जाने लगे और फिर उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। उधर दोनों बहनें जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। साथ ही उन दोनों को सुमित की भी चिंता सताए जा रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मुझे तो लगता है तुम दोनों बहनों से पीछा छुड़वाने के चक्कर में वो यहाँ से भाग गया और इसीलिए पलटकर एक फोन तक नहीं किया। ये सुनकर दोनों बहनों को बड़ा बुरा लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सुमित का फोन उन दोनों बहनों को आता है। कैसी हो तुम दोनों? सुमित, कैसा है तू भाई? हमें दिन रात तेरी चिंता सताई जा रही थी। आपका भाई बिल्कुल ठीक है और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मेरी नौकरी लग गई है और वो भी लाखों रुपए महीना। और अब आप दोनों भी कनाडा आने की तैयारी कर लो। मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ। पहले तो कर्जा खत्म करो, इसके बाद आप दोनों यहाँ मेरे पास आ जाओ। यहाँ आपके लिए एक सरप्राइज और है। कैसा सरप्राइज भाई? वो तो यहीं आकर पता चलेगा। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। अब वो अपने मालिक का सारा कर्ज खत्म कर देती हैं। साथ ही दोनों बहनें अपने भाई के दोस्त की मदद से अपना अपना पासपोर्ट बनवाकर कनाडा जाने की तैयारी करती हैं। अब वो दोनों बहनें खुशी खुशी अब कनाडा की फ्लाइट में बैठकर कनाडा पहुंच जाती हैं। सुमित उन्हें लेने एयरपोर्ट आया हुआ होता है। फिर वो उन्हें शीतल से मिलवाता है। ये कौन है भाई? यही तो सरप्राइज है दीदी, ये शीतल है, आपकी होने वाली भाभी। ये सुनकर दोनों बहनें बड़ी खुश होती हैं और अब वो अपने भाई के साथ कनाडा में ही एक घर लेकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। निधि और प्रीति के पिता शहर में मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो दोनों बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वो सब एक किराए के कमरे में रहते थे। मदन ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक रोज मदन को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने मदन को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, बस थोड़ी हिम्मत बांधे रखिए। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा उर्मिला। अब इतने बड़े शहर में
हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारी दोनों बेटियां बस अपनी 12वीं खत्म कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। निधि और प्रीति दोनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत चिंता में थे। सोचा था 12वीं पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, लेकिन घर के हालात देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीदी, वो तो हम करस्पॉन्डेंस से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर के हालात ठीक करने होंगे। तुम तो जानती ही हो मां अनपढ़ है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता, इसलिए अब हमें ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों 12वीं पूरी कर लेती हैं। उदास उर्मिला उन दोनों के पास जाती है। निधि, प्रीति, मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव चले जाना चाहिए। आज सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। लेकिन माँ, हम बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे होगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा ना, गांव चलना है मतलब चलना है। निधि प्रीति ने काफी मना किया, लेकिन उर्मिला ने उनकी एक नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। उन दोनों ने कई दिनों तक सोचा कि वो ऐसा क्या काम करे जो इस गांव वालों के लिए नया हो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने छोले भटूरे बनाकर बेचने की सोची। मैंने गांव भर में घूमकर देखा है, यहाँ सिर्फ कल्लू हलवाई है जो केवल समोसे ही बनाकर बेचता है। उसके अलावा यहाँ किसी चीज की दुकान या ढाबा नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेचें। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, और तुम वैसे भी अच्छे छोले बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छे बना लेती हूँ। क्यों बाबा, कैसा लगा हमारा आइडिया? जो वैसे विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों ये सब सामान कहाँ से लाओगे? दोनों बहनों ने ये तो सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि इन सब के लिए सामान कहाँ से आएगा। वो दोनों अपनी माँ के पास गई। देखो बेटी, तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा। जो पैसे थे वो मैं शहर में सेठ को किराए के पैसे देकर आ गई, लेकिन हाँ, मेरे पास ये एक सोने की अंगूठी रखी है। तुम दोनों चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर दोनों बहनों ने वो अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखी और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और अगले दिन गांव के बस अड्डे के पास जाकर अपना ठेला लगा लेती हैं और 30 रुपए छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती हैं। 30 रुपए, 30 रुपए, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो हमने शहर में खाया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। छोले भटूरे का गांव वालों ने नाम बहुत सुना था, लेकिन छोटे शहर के होने के कारण वो जब कभी शहर जाते तो ही वहाँ छोले भटूरे खा पाते थे। लेकिन अब गांव के बस अड्डे पर ही जब सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे मिलने लगे तो वहाँ खुद ब खुद भीड़ लग गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ लगनी शुरू हो गई। बहन, मेरे लिए भी छोले भटूरे की प्लेट बना देना। हाँ भैया, बस अभी लो। निधि गर्मा गर्म भटूरे तलती गई और प्रीति उन्हें सर्व करती गई। वाह बहन, क्या स्वाद है इसमें, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। घर में माँ, बाबूजी और मेरी बहन गांव के छोले भटूरे खाएगी ना तो खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार भटूरे खा रहा हूँ। नहीं तो जब भी शहर सामान लेने जाता था तभी खा पाता था। लेकिन सच कहूँ तो ये तो शहर से भी ज्यादा लाजवाब और मस्त बने। शुक्रिया भैया, ये लीजिए, आपकी 3 प्लेट पैक हो गए और आपके पूरे 120 रुपए हो गए। जी ये लीजिए, धन्यवाद। वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शहर से एक और बस आई और उसमें से एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ उतरी। छोले भटूरे देख बच्चे वो खाने की जिद करने लगे। माँ, छोले भटूरे हमें भी खाने हैं। अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। बड़ी तरक्की कर ली गांव वालों ने। सचमुच, चलो अब खाकर देखते हैं। वाह माँ, कितने अच्छे भटूरे हैं। अब तो हम इस गांव में 1 हफ्ता तो क्या, 1 महीने की छुट्टियां भी बिता सकते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम लोगों ने तो मेरी जान ही खा ली थी। सचमुच में माँ और दीदी, ये छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सुनकर निधि और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं। पहले दिन ही उन्हें 3000 रुपए की कमाई होती है। अब वो दोनों हर रोज छोले भटूरे बेचने आती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो दोनों फेमस हो गए। अब उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें 1 साल बीत गया। अब उन्होंने अपनी माँ की गिरवी रखी अंगूठी भी छुड़वा ली, तो वहीं अपने पिता का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाने की ठानी। बच्चों, क्यों तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते ना बाबा। हाँ बाबा, अब आप हमारे साथ बड़े अस्पताल चलोगे और अपना इलाज करवाओगे।
जब मैंने शहर से गांव आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो, लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत ने इस माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों बहनों ने दिन पर दिन खूब सफलता हासिल की। पति की मौत के बाद सुधा और उसकी बेटी प्रिया अपनी देवरानी और देवर के सहारे किसी तरह दिन काट रही थी। सुधा का देवर पीयूष तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी देवरानी बहुत खराब थी। वो उसको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुबह से बस इस फर्श को घिसने में लगी है। खाना क्या तेरा मरा हुआ पति बनाएगा ऊपर से आकर? खाना मैं अभी बना देती हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा मत कहिए, और देवर जी के दफ्तर जाने से पहले ही खाना तैयार हो जाएगा। खाना तैयार हो जाएगा? आप ना दिन पर दिन काम चोर होती जा रही हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी? चल अब जल्दी से जाकर खाना तैयार करो। बेचारी जेठानी खाना बनाने चली जाती है। उसकी देवरानी हर रोज का काम बस उसी से लेती थी। ऐसे ही समय बीता। सुधा सारा काम अपनी जेठानी और उसकी छोटी 8 साल की बच्ची से लेती थी। एक रोज सुधा लगातार काम करने के कारण काफी थक जाती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिससे उसे तेज बुखार हो जाता है। उस रोज वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। ये देख देवरानी गुस्से में आ जाती है। क्या है ये सब जेठानी जी? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो। आज काम करने का इरादा नहीं है क्या? अंकिता, मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है, सर में तेज दर्द भी है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तो देवरानी गुस्से में आ जाती है। वाह जी वाह, ठूस ठूस कर खाने में तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ऐसे काम करने में तुम माँ बेटी को तकलीफ होती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी, समझी? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों माँ बेटी यहाँ से चलती बनो। अंकिता उनके सामान की पोटली उठाकर फेंक देती है, साथ ही उन दोनों को घर से भी निकाल देती है। ऐसा मत करो देवरानी जी, मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो। मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं यहाँ जितना काम करती हूँ उतना कहीं और करूँ तो हमें 2 वक्त की रोटियां तो मिल ही जाएंगी। अच्छा, मुझ पर एहसान जताती है। मिल ही जाएंगी तो यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से और भीख मांग कर खा। सुधा अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। बुखार से तपती हुई वो लगातार अपनी बेटी के साथ पैदल चलती रहती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते चलते उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। पानी पानी, माँ तुम यहीं रुको, मैं भागकर पानी लाती हूँ। प्रिया भागते हुए पास की नदी में जाती है और वहाँ पड़ी एक प्लास्टिक बोतल में पानी लेकर आती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो सुधा वहाँ नहीं होती। माँ कहाँ चली गई तुम? माँ, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। अब प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। वो आस पड़ोस के लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। साहब क्या आपने मेरी माँ को देखा? मैं क्या तेरी माँ का नौकर लगाऊं जो उस पर नजर रखूं? चल भाग यहाँ से, धंधा करने दे। फिर प्रिया रोते हुए अपनी चाची के घर आ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है वो अपने यार के साथ भाग गई होगी। ऐसा क्यों बोलती है? क्या पता वजह कुछ और हो। और प्रिया बेटी, अब तुम यहीं रहो हमारे साथ। मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। इसकी माँ तो अपने यार के साथ भाग गई, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूं? नहीं। अरे तुम्हारा क्या जाता है, यहाँ रहेगी तो 2 सूखी रोटी दे दिया कर, बदले में घर का सारा काम करवा लिया कर। ये सुनकर देवरानी खुश हो जाती है। अब वो प्रिया से दिन रात काम करवाती रहती और अपने बेटे का जूठा बासी खाना उसे खाने को देती। मैं नहीं खाऊंगी ये जूठा खाना। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझी? अगर तुझे यहाँ रहना है तो जूठा और बासी खाना ही खाना पड़ेगा। अब वो उसे बासी खाना खाने को ही देती। भूख से मजबूर उसे अब वो खाना ही खाना पड़ता है। एक रोज देवरानी का बेटा अंकुश अपनी माँ से जिद करता है। माँ, मुझे मैक्रोनी खानी है। मेरे स्कूल के थोड़ी दूर पर एक ठेला है, सुना है वहाँ की मैक्रोनी बहुत ही अच्छी होती है। पापा को बोलो हमें लेकर चले वहाँ। सुना है वहाँ बहुत लोगों की भीड़ आती है उसकी मैक्रोनी खाने। अच्छा, फिर तो मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए और हमें वहाँ लेकर चले। अंकिता अपने पति को फोन कर देती है। मैक्रोनी खाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी घर आऊंगा, तब चलेंगे उस ठेले पर। शाम को वो सभी उस ठेले पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रिया बोलती है। चाचा, मैं भी मैक्रोनी खाने जाऊंगी, मेरा भी बड़ा मन है। हाँ, जैसे तेरा बाप तो जायदाद छोड़कर गया है ना। क्यों गुस्सा करती हो अंकिता? चलने दो, इसे भी बच्ची है, इसका भी मन होगा। अब वो सभी उस ठेले पर मैक्रोनी खाने चले जाते हैं, जहाँ काफी लंबी भीड़ लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ तो।
ऐसे में तो रात तक नंबर आएगा। ऐसा करते हैं, आज कहीं और से कुछ खा लेते हैं, यहाँ हम फिर किसी दिन आएंगे। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ ग्राहक आपस में बात करते हुए, गजब स्वाद है इस मैकरोनी वाले के हाथों में, इतनी टेस्टी मैकरोनी तो हमने आज तक नहीं खाई। ये सुनते ही देवरानी के कान खड़े हो गए। क्या सचमुच में इतनी अच्छी मैक्रोनी है यहाँ की? अब तो हम खा कर ही जाएंगे, फिर काफी देर तक इंतजार भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। अब वो भी ठेले पर नंबर लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनका नंबर आता है तो ठेले पर खड़ी औरत को देख वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सुधा ही थी। सुधा को देखते ही प्रिया भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। माँ तुम जिंदा हो माँ? और तुम यहाँ कैसे? उस दिन तुम चक्कर खाकर गिर गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा माँ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बेटी, उस दिन मैं जब तेज तबीयत खराब होने के कारण वहाँ पड़ी हुई थी तब। मुझे बचा ले प्रभु, मेरी बच्ची को अनाथ मत होने देना। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी ठेला लेकर आ रहा था। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई पानी देता हूँ। लेकिन मैं कुछ कहने सुनने की होश में नहीं थी। फिर ये बाबा मुझे जैसे तैसे अपने घर ले आए। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने मुझे यहीं अपने साथ ही रहने दिया और साथ ही मुझे ये बढ़िया मैक्रोनी भी बनानी सिखाई। हमने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली बेटी। मैं चाचा के घर वापस चली गई थी माँ, मुझे लगा तू वहाँ कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने तुझे वहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तू आ गई है ना, तो अब तू अपनी माँ के साथ ही रहेगी। नहीं भाभी, आप दोनों हमारे साथ अपने घर वापस चलिए, इन बाबा को यहीं छोड़िए। अब हम खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप उसी में मैक्रोनी बनाकर बेचना और हम खूब पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं बाबा को धोखा नहीं दे सकती। जिस आदमी के कारण आज मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, जिसने मुझे छत दी, आप चाहते हो मैं उसे ही धोखा दूं? कभी नहीं। अब मेरे ठेले पर आए हो तो मेरे हाथ की मैक्रोनी खाते जाओ, लेकिन हमारे वापस आने का ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो। अंकिता देखती है कि कैसे उसकी अनपढ़ जेठानी इतनी टेस्टी मैक्रोनी बेचकर पैसे कमा रही है। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा तो बहुत था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। और अब दोनों माँ बेटी उस बूढ़े बाबा के साथ खुशी खुशी रहती हैं। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं, तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद
देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है, उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च झोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्णव और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर, कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके।
और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।